फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स स्लैब्स। हम आज बात करेंगे कि इनकम टैक्स में किस किस तरीके से स्लैब है, किस किस तरीके से उसमें टैक्स के रेट्स हैं, पुराने टैक्स स्लैब्स क्या हैं, नए टैक्स रेट्स क्या हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से लास्ट पिछले साल बजट में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से नए टैक्स स्लैब्स क्या आए हैं, अलग अलग इनकम पे हम देखेंगे कि किस टैक्स स्लैब में जाने से फ़ायदा है, किसको कहाँ पे फ़ायदा है, क्या आप हर साल अपने टैक्स स्लैब को चेंज कर सकते हो, क्या आपके पास ये ऑप्शन है, या एक बार आपने पुराना या नया चूज़ कर लिया तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये सारा आज हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारी बातें पता चलेंगी, सारे स्लैब रेट्स पता चलेंगे, आपको पूरा कंपैरिजन मिलेगा, कौन सी एग्जाम्पशन मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी नए रेजीम में, वो भी आपको सब कुछ पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए। हम चलते हैं बोर्ड की। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि पुराने टैक्स स्लैब रेट्स क्या थे और नए टैक्स स्लैब के रेट्स क्या क्या हैं। तो मैं अभी बोर्ड पे लिखता हूँ और आप देखिए क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या था, ओल्ड टैक्स स्लैब की हम बात करते हैं। वहाँ पे क्या था, अगर आपकी इनकम 0 से लेके 2.5 लाख तक है तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता था, 0 टैक्स लगता था। आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो 5% का टैक्स है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो 20% का टैक्स है। यहाँ पे 10% का कोई रेट नहीं है। और जितनी भी इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर होगी उस पर 30% का टैक्स है। जितना भी टैक्स आपका बनेगा उसके ऊपर आपको 4% का एजुकेशन सेस लगता है। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब्स की। न्यू टैक्स स्लैब में क्या होता है, 0 से लेकर 2.5 लाख तक नील टैक्स है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% का टैक्स है। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10% का टैक्स है। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15% का रेट है टैक्स का। 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक 20% का टैक्स रेट है। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% का टैक्स रेट है। और जितनी भी इनकम आपकी 15 लाख से ऊपर होगी उस पर 30% का टैक्स रेट है। यहाँ पे भी आपका 4% का एजुकेशन सेस लगेगा, जितना भी आपका टैक्स बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0, 5, 20, 30 4 ही रेट हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो नील 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। यहाँ पे कई तरह के रेट हैं, यहाँ पे लेकिन सिर्फ 4 तरह के रेट हैं। अब इन दोनों में क्या होता है कि 5 लाख तक की इनकम जिसकी भी होगी उसका तो ओल्ड रेजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम जिसकी है उसका तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तो सेक्शन 87A की जो रिबेट है 12,500 वो तो दोनों को मिलती है। उस रिबेट में आज भी कोई कमी नहीं है। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो अगर आप ओल्ड रेजीम में हैं चाहे आप न्यू रेजीम में हैं, आपका कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। रुक दे। तो हमने ये देखा कि अलग अलग टैक्स स्लैब में क्या क्या टैक्स के रेट्स दिए हुए हैं ओल्ड रेजीम में और न्यू रेजीम में। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी इनकम अलग अलग स्लैब में है, जैसे किसी की इनकम 10 लाख है, किसी की 15 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 30 लाख, किसी की 50 लाख, तो उस इनकम पे आपको कौन से रेजीम में एंटर करना चाहिए जिससे कि आपकी टैक्स प्लानिंग ठीक से हो, आपको ये पता चले कि मेरे लिए कौन सा टैक्स स्लैब सही है, मेरे को पुराने में जाना है या नए में जाना है, मुझे ये पता चले, उसी हिसाब से मैं अपनी टैक्स प्लानिंग को कर सकूँ। अगर मैं अपनी टैक्स प्लानिंग को अच्छे तरीके से करूँगा तभी मेरी वेल्थ क्रिएशन होगी, नहीं तो मेरी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगी। इनकम टैक्स स्लैब आप जो भी चूज़ करेंगे, जो भी आप ये नया रेजीम या ओल्ड रेजीम चूज़ करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, एचयूएफ में वो जो लोग बिज़नेस नहीं करते तो उनके पास हर साल ये ऑप्शन है कि आप अपने स्लैब को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आदमी बिज़नेस करता है तो वो अगर ओल्ड से न्यू में चला गया है तो वो कभी भी ओल्ड में नहीं आ पाएगा। उसे सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा वापस ओल्ड में आने का। और अगर वो एक बार ओल्ड से न्यू में जाके फिर से ओल्ड में आ गया, जो कि उसे लाइफ टाइम में एक ही बार चांस मिलेगा,
तो वो दोबारा से न्यू में नहीं जा पाएगा। वो अगर न्यू से आ चुका है तो वो न्यू में तभी जा पाएगा अगर उसका बिजनेस खत्म हो जाए और वो सैलरी या किसी और अदर हेड की इनकम में चला जाए, उसकी बिजनेस इनकम सीज टू एग्जिस्ट कर जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, तभी वो पुराने नए स्लैब में दोबारा जा सकता है। अदरवाइज अगर वो ओल्ड से न्यू में जाके फिर से ओल्ड में आ चुका है, जो कि उसे ऑप्शन एक ही बार मिलेगा, फिर वो दोबारा से न्यू में नहीं जा पाएगा। बिजनेसमैन के लिए ऑप्शन एक ही बार है। इंडिविजुअल और एचईएफ ये ऑप्शन हर साल उनके पास रहेगा चूज़ करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी आदमी की इनकम 10 लाख है, तो उसके लिए क्या ओल्ड रेजिम बेटर रहेगा टैक्स प्लानिंग के लिए या उसके लिए न्यू रेजिम बेटर रहेगा। अब ओल्ड रेजिम में क्या है, उसको सारे एग्जेम्पशंस और सारी डिडक्शंस मिलेंगी, जैसे एटीसी, एचआरए, एलटीए, 80CCD जो कि एनपीएस की होती है, 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की होती है, इसके अलावा एजुकेशन लोन वगैरह, होम लोन पे जो भी इंटरेस्ट होता है, ये सारा कुछ मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ओल्ड रेजिम में तो मिलते हैं, लेकिन न्यू रेजिम में ये बेनिफिट्स नहीं हैं। 70 एग्जेम्पशंस ओल्ड रेजिम की यहाँ पे नहीं मिलती हैं, सिर्फ 50 ऐसी एग्जेम्पशंस कुछ हैं, जैसे जो रेंट पे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आपको मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस की कोई इनकम होती है उसका बेनिफिट मिलेगा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होती है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ डिडक्शंस ही आपको न्यू में मिलेंगी। ओल्ड में आपको सारी एग्जेम्पशंस मिलेंगी, डिडक्शंस मिलेंगी, लेकिन न्यू में वो सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। जो स्ट्रक्चर है सिर्फ आप उस स्ट्रक्चर का ही बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी की GTI मान लीजिए 10 लाख रुपए है और उसके पास 80C है 1.5 लाख का, 80CCD है 50,000 का, उसके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है 50,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस में, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो उसके पास 80C है, 80CCD है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये है। और अगर उसे होम लोन भी चल रहा है और होम लोन का उसके पास इंटरेस्ट भी है, तो ये सारे डिडक्शंस उसको मिल जाएंगे। अब हम 1 लाख में से ये माइनस करते हैं, तो 1.5 और 2 2.5, 3 3.5 और 2 5.5, उसकी जो नेट इनकम रह जाएगी वो रह जाएगी 4.5 लाख की। अब उसकी जो नेट इनकम रहेगी वो 4.5 लाख रुपए की। तो क्या 4.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स बनेगा? 4.5 लाख रुपए पे उसका कोई टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि वो 5 लाख की इनकम में ही रह गया। तो उसका टैक्स कितना हो गया? निल, 0 टैक्स उसका आया। अगर उसके पास होम लोन, 80D, स्टैंडर्ड डिडक्शन, NPS भी कर रखा है और 80C की भी इन्वेस्टमेंट अगर वो करता है, तो अगर वो इनमें से कुछ एक आध चीज़ नहीं करता, मान लीजिए उसके पास कोई होम लोन नहीं है, अगर हम ये हटा दें तो उसकी इनकम यहाँ पे हो जाएगी 6.5 लाख। 6.5 लाख की इनकम पे उसका कितना टैक्स लगेगा? जो हमने देखा था कि 5 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स था, 5 और 10 लाख की इनकम पे सीधा 20% का टैक्स है। तो इसमें यहाँ पे टैक्स कितना बनेगा? 6.5 लाख माइनस 5 लाख, उसका 20%, विच विल कम टू 30,000। और 5 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% का टैक्स लगेगा, तो वो आएगा 12,500। तो 42,500 उसका इनकम टैक्स बनेगा अगर उसके पास होम लोन नहीं था। अगर होता तो सिर्फ 4.5 लाख होता और उसका कोई टैक्स नहीं बनता। अब हम आते हैं न्यू टैक्स स्लैब पे। न्यू टैक्स स्लैब में क्या होगा? उसकी जो GTI है वो है 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख पे कैसे टैक्स लगेगा? उस पर 0 to 2.5 लाख पे निल, 2.5 से 5 लाख पे कितना लगेगा उसको? 12,500। 5 to 7.5 लाख पे उसका कितना लगेगा? 2.5 लाख पे उसका लगेगा 10%, तो उसका आएगा 25,000। 7.5 से लेके 10 लाख तक उसका कितना लगेगा? 10 के बाद अगला स्लैब है 15 का, तो 15% हुआ 37,500 रुपये। तो अगर मैं ये सारे जोड़ूं तो ये आएगा आपका 75,000। उसका टैक्स आएगा 75,000 इस केस में, और यहाँ पे उसका टैक्स आ रहा था 42,500। डिपेंड करता है कि क्या डिडक्शंस, क्या एग्जेम्पशंस उसको मिल रहे हैं। दोनों ही केस में 4% का एजुकेशन सेस अपनी जगह है।
तो फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स स्लैब में क्या है, जो भी आपको 80C 80CCD स्टैंडर्ड डिडक्शन 80D या जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट होता है या और भी जो काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस और अलाउंसेस होते हैं उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन जैसे ही आप न्यू टैक्स स्लैब में आ जाते हो यहाँ पे सिर्फ बहुत ही गिने चुने बेनिफिट्स आपको अलाउड हैं, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि उसका टैक्स ओल्ड रजीम में आया 42,500 रुपये और उसका नए रजीम में आया 75,000। तो मेरे हिसाब से हर आदमी को अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए कि मेरा कितना टैक्स बन रहा है। अगर उसकी प्लानिंग करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरा टैक्स स्लैब ओल्ड रजीम में कम लग रहा है तो उसको ओल्ड रजीम ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि सैलरीड क्लास के पास, इंडिविजुअल्स के पास हर साल ये ऑप्शन है कि आप अपना ओल्ड रजीम या न्यू रजीम को चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर इनकम या एज़ पर आप क्या डिडक्शंस करने वाले हो, आप क्या कोई होम लोन प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे, कोई चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या आपके पास 80C की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब ऐसे ही हम और भी देखते हैं कि अगर हम इनकम को आगे बढ़ाते हैं, अगर हम ज़्यादा इनकम लेते हैं तो उस केस में हमारा क्या टैक्स आता है और कहाँ पर कैसी टैक्स प्लानिंग होगी। तो फ्रेंड्स अब हम एक अगला केस लेते हैं। यहाँ पे हम इनकम को अज्यूम करते हैं 30 लाख। मान लीजिए किसी की इनकम 30 लाख है, उसके केस में क्या होगा, GTI 30 लाख रुपीस। अब यहाँ पे हम डिडक्शंस लेस करते हैं। 80C में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1,50,000 की, उसने 80CCD में नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट की हुई है 50,000 की, उसके पास 80D में हेल्थ इंश्योरेंस है 25,000 रुपये का, उसके पास एक होम लोन है जिसका उसका इंटरेस्ट जाता है, उसका बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपये का। तो अगर मैं ये ऐड करूँ तो 4,25,000 रुपये की उसके पास टैक्स सेविंग वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उसके पास जो नेट इनकम बची वो बची 30 में से 4 गए तो 25,75,000 रुपये उसके पास बचा। अब हम इसका टैक्स निकालते हैं कि इनकम टैक्स इस पर कितना आएगा। 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख तक उसका आएगा 12,500। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20% का टैक्स है तो उस केस में आएगा 1 लाख रुपये। और जितनी भी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर की है उस पर सब पे आएगा 30% का टैक्स। काटियो क्या हो गया ऑन। 30% टैक्स आएगा जितनी भी इनकम 5 लाख से, काट दे इसको, तो 30% टैक्स आएगा जितनी भी इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे उसकी इनकम है 25,75,000 रुपये। तो 25,75,000 रुपये में से हम माइनस करते हैं 10 लाख रुपये, बचे 15,75,000। 15,75,000 में अगर हम 30% निकालें तो टैक्स आया 4,72,500। 4,72,500। अगर मैं इस 4,72,500 में ये ऐड कर दूं तो टैक्स बना 5,85,000। तो आपका इनकम टैक्स इस केस में बनेगा 5,85,000। अब हम बात करते हैं न्यू रेजिम की। न्यू रेजिम में क्या होगा, GTI 30 लाख सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख to 5 लाख आपकी होगी 5% जो कि आएगी 12,500। 5 लाख to 7.5 लाख 2.5 लाख पे लगेगा आपका 10% का टैक्स जो कि आएगा 25,000। 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक आपका टैक्स लगेगा 10% के बाद अगला स्लैब है 15% का, तो यहाँ पे आएगा 37,500 रुपये। 10 लाख से लेके 12.5 लाख रुपए तक इस 2.5 लाख पे आपका टैक्स लगेगा। यहाँ पे नील है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 20। तो 2.5 लाख पे 20% कितना हुआ, 50,000 रुपये का टैक्स। 12.5 लाख से 15 लाख तक हुआ 25%, विच विल कम टू 62,500। अब जितनी भी इनकम 15 लाख के ऊपर है उस पर टैक्स है 30%। तो फ्रेंड आप साफ साफ देखोगे यहाँ इस तरह से है 5, 10, 15, 20, 25, 30 पे आके रुक गया। यहाँ पे इसमें क्या था, इसमें ये 10 और 15 वाले नहीं थे, ये नहीं थे,
5 था और उसके बाद 20 था और ये 25 भी नहीं था। 25, 10, 15 ये स्लैब उसमें नहीं है, उसमें 5, 20 और उसके बाद 30 ही है। अब हमें देखना है कि हमारी जो इनकम थी, यहाँ पे कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे 25,75,000 हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधा सीधा देखना है कि 30 में से 15 गया तो बचा 15 लाख का 30%, 4.5 लाख ऐसे ही निकल सकता था। कैलकुलेटर बेकार में यूज़ हो गया। 4.5 लाख। अब मैं इस 4.5 लाख में ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देता हूँ। 4.5 लाख प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस टैक्स निकल के आया 6,37,500। तो आप साफ देख सकते हैं कि अगर किसी के पास डिडक्शंस थी सारी, तो उस केस में उसका टैक्स आया 5,85,000। और नए रेजीम में जहाँ पे भी उसके पास कोई डिडक्शंस नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसका टैक्स आया 6,37,500। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि हमारे लिए ओल्ड रेजीम ही बेनिफिशियल है, जहाँ पे हम बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स और होम लोन वगैरह के रूप में। अब हम एक केस ऐसा देखते हैं, मान लीजिए अगर हमने इसी केस में ये 80C, ये 80CCD, ये 80D और होम लोन अगर हमने नहीं लिया होता और ये बेनिफिट अगर हमारे पास नहीं होता, तो उस केस में क्या होता? हमारी नेट इनकम 30 लाख ही होती। ये सब ज़ीरो होता हमारा। हमने कोई ना सेविंग की, ना इन्वेस्टमेंट की, ना हमने कोई नेशनल पेंशन स्कीम की, ना हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस, हमने कुछ भी नहीं किया। उस केस में हमारा टैक्स क्या होता? ये 12,500 तब भी होता, ये 1 लाख तब भी होता। उसके बाद क्या होता? 20 लाख पे सीधा सीधा हमारा 30% का टैक्स लगता, तो वो आ जाता 6 लाख रुपए। तो 6 और 1 7 और 7,12,500। तो आप साफ देख सकते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप नहीं गए, आपने एनपीएस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन नहीं लिया, तो आपका कितना टैक्स का डिफरेंस आ जाएगा? अब अगर मैं इस डिफरेंस को निकालूं, 7,12,500 माइनस 5,85, सीधा सीधा 1,27,500 ये आपका लॉस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ओल्ड रेजीम में जा रहे हैं या न्यू रेजीम में जा रहे हैं, किसी भी रेजीम में जा रहे हैं, तो आप अपना कंपैरेटिव करिए, सब कुछ समझिए कि मेरे लिए कौन सा रेजीम सही है, कौन सा रेजीम गलत है, क्या मेरे पास सेविंग्स हैं, अगर नहीं है तो क्या मेरे को करनी चाहिए, क्या करने के बाद मेरा टैक्स उस रेजीम में कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स आपको हर साल ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना रेजीम चूज़ कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग के लिए, वेल्थ प्लानिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें, सारे स्लैब्स को कंपेयर करें, अपनी सेविंग्स और अपनी जो भी होम लोन वगैरह हैं उनको कंसिडर करें और उस हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करें, जिससे कि हम अपनी टैक्स प्लानिंग करें और अपना मैक्सिमम टैक्स हम बचा पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आपके पास सेविंग्स थी तो टैक्स 5,85,000, अगर आपके पास ओल्ड रेजीम में ही सेविंग्स नहीं थी तो 7,12,500, और अगर आप न्यू रेजीम में गए तो 6,37,500। तो अगर आप के पास कोई सेविंग्स नहीं है तब तो आपके लिए न्यू रेजीम ही बेटर है। लेकिन आप ये देखिए कि आप अगर सेविंग्स करेंगे, आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक से इंश्योरेंस लेंगे और होम लोन भी अगर आपका है, तो आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 30 लाख या उसके आसपास है, या आपकी जो भी इनकम है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, हर साल आपके पास ऑप्शन है, तो आप ये देखिए कि सेविंग्स के बाद मेरा टैक्स कितना बन रहा है। अगर सेविंग करके आपका टैक्स कम बन रहा है तो ओल्ड रेजीम विद सेविंग्स एंड विद इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका बजट नहीं है इस साल में, या आपके पास कोई होम लोन नहीं है, देन आपके लिए न्यू रेजीम ही बेटर है। लेकिन आपको हर साल ये कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव इशू है। आप इस पर सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि मेरे लिए कौन सी रेजीम बेटर है। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद लीजिए, आप उसके साथ बैठ के समझिए कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर ठीक है, उस हिसाब से उसकी मदद से जैसा वो गाइड करें उस हिसाब से आप अपना रेजीम सिलेक्ट करके अपनी कंपनी में बताइए। आपका टीडीएस उसी तरीके से बचेगा और आपका जो भी आईटीआर है उसी तरीके से फाइल होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था वो फोकस कर रहा था न्यू रेजीम वर्सेस ओल्ड रेजीम पे। आपने यहाँ पे समझा कि मेरे को टैक्स कैसे बचाना है, किस तरीके से मेरा टैक्स बचेगा। आप ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता कि आप टैक्स इस तरह से अपना टैक्स का पैसा ख़राब करें कि आपका पैसा ख़राब हो जाए टैक्स पेमेंट्स में। अपनी प्लानिंग ठीक से करें,
ठीक से एडवाइस लें, ठीक से कंसल्टेंट से सब कुछ समझें और उसी तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग को करें, क्योंकि अगर आपकी टैक्स प्लानिंग अच्छी होगी तभी आपकी वेल्थ प्लानिंग भी अच्छी होगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।